जय हिंद मित्रों। एक बार पुनः हम लोग अपने अभियान पर निकले हुए हैं, जो कि हमारे व्यूवर्स को ये पता है कि हम लोग का हर हफ्ते एक सेगमेंट चलता है हेल्थ, एजुकेशन, सोशल में। तो एजुकेशन के सिलसिले में हम लोग पहुँचे हुए हैं अमर मेमोरियल सेंट जॉर्ज प्रिपरेटरी स्कूल 10+2, जो कि सारनाथगंज में पड़ता है और ये को एजुकेशन है CBSE बोर्ड द्वारा। तो यहाँ की प्रिंसिपल जो है हमारे सामने बैठी हुई हैं ममता सिंह मैडम। इनसे हम पूछेंगे कि किस तरीके से ये स्कूल को संचालित करती हैं और क्या क्या बच्चों को फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती है, किस तरीके से प्री एजुकेशन जो होता है उसको ये देती हैं, और वर्तमान परिदृश्य में जो है वो एक शिक्षा का क्या महत्व है और यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड में क्या अंतर है, क्या आने वाले समय में किस तरीके की शिक्षाएं दें जिससे कि हमारे बच्चे और अच्छे तरीके से मार्गदर्शन कर सके, प्राप्त कर सकते अपनी सफलता। तो सबसे पहले हम जो है ममता मैम से ये आग्रह करेंगे कि ममता मैम अपना परिचय दें, और सबसे पहले जो है लाइव न्यूज़ अभी तक के लिए जो समय आपने दिया उसके लिए लाइव न्यूज़ परिवार आपका धन्यवाद अदा करता है। तो मैम हम शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं ममता सिंह, प्रिंसिपल ऑफ अमर मेमोरियल सेंट जॉर्ज प्रिपरेटरी स्कूल गंज, सारनाथ, वाराणसी। मेरा विद्यालय सारनाथ परिवेश में है, जो कि 10+2 CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। यहाँ का परिवेश बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांतिप्रिय वातावरण है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों का उपदेश यहीं पर दिया था, जिसकी वजह से उसका भी इम्पैक्ट या असर हमारे इस वातावरण पर भी पड़ता है। और प्री प्राइमरी की बात है तो प्री प्राइमरी में हम लोग सबसे पहले बच्चों को बैठना, बच्चों को जो बेसिक नॉलेज या बेसिक ज्ञान होता है, जिसमें कि बच्चों को बैठना, चलना, उठना, किसी से किस तरह से हमें बिहेव करना है, ये सब चीज़ें हम लोग सिखाते हैं। क्योंकि पढ़ना लिखना तो एक आम प्रक्रिया है जो कि सभी लोग करते हैं, लेकिन हमारा जो फाउंडेशन होता है, हमारी जो नींव होती है, उसमें सबसे पहले हमारा व्यवहार होता है। व्यवहार या आचरण जो होता है, हमें किस तरह से किसके साथ करना है, वो सबसे ज़रूरी है। तो हम लोग प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में यही शिक्षा देते हैं। उसके साथ साथ आगे के लिए हम बच्चों को उनके भविष्य के लिए तैयार करते हैं। उसमें हमारा स्पोर्ट्स भी है। सबसे पहले हमारा जो सुबह में प्रार्थना होता है भगवान के लिए, उसमें बच्चों को हम लोग किस तरह से मेडिटेशन करना है, किस तरह से एक अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हुए, किस तरह से एक वातावरण में समावेशित करते हुए अपने आप को आगे के लिए प्रोत्साहित करना है। क्योंकि भगवान को याद करने से हमारा मन भी शांत रहता है और किसी चीज़ में अच्छे से मन भी लगता है। इसलिए प्रार्थना करने के बाद हम लोग मेडिटेशन कराते हैं। मेडिटेशन के बाद हमारा पाठ होता है क्लासेस में। उसके साथ साथ हमारा एक्टिविटीज़ भी होते हैं विभिन्न प्रकार के, जिसमें हमारा गेम भी है, क्राफ्ट वर्क भी है, लैब एक्टिविटी भी है, म्यूज़िक भी है, ड्रामा भी है। मतलब अलग अलग परिवेश में खेल कूद तो है ही, क्योंकि बिना खेल कूद के बच्चों का जो मानसिक और जो शारीरिक विकास वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के समय में सिर्फ हमें पढ़ाई पर ही नहीं ध्यान देना है, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद से लेकर के अपना मानसिक, सामाजिक, नैतिक सभी चीज़ों में हमें अपने आप को उत्थान करते हुए बच्चों को आगे बढ़ाना है। और हम देख रहे हैं कि आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक नई धारा को जोड़ दिया, जो कि पहले भी प्रचलित थी, लेकिन बीच में इसका जो निरंतरता था वो बंद हो गया था। जिसमें कि वोकेशनल ट्रेनिंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें कि बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ एक व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जा सके, कौशल ज्ञान भी दिया जा सके, जिससे कि बच्चा अगर +2 के बाद पढ़ने में सक्षम नहीं है या उसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो अपने आप को अपने सेल्फ डिपेंड होकर के कुछ अपना रोज़गार स्टार्ट कर सके या कुछ कर सके। जिसमें कि पहले के समय में होम साइंस, ब्यूटिशियन, सिलाई कढ़ाई, ये सब चीज़ें चलती थी, पॉटरी मेकिंग। लेकिन बीच में जो हमारा शिक्षा का माहौल आया उसमें ये मैडम हम आपसे जो है सेकंड क्वेश्चन में हम ये चीज़ ब्रीफ चाहेंगे कि हमारे व्यूवर्स पूरा देखें, जो कि अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैडम, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वर्तमान परिदृश्य जो चल रहे हैं, इसमें प्रेजेंट चल रहे हैं, उसमें शिक्षा का कितना महत्व है? और यहाँ शिक्षा 2 तरीके से हो गई। एक हम किताबी ज्ञान ले लिए, जो कि अभी आपने हमारे डिस्क्रिप्शन में चीज़ों को बताया भी, और एक हो जाती है व्यवहारिक या प्रैक्टिकली। तो उन दोनों को आप किस नज़रिया से देखती हैं और वर्तमान में क्या इसमें शिक्षा का परिवेश है? सर देखिए, आज के समय में व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि सैद्धांतिक
जो है हमको बुक के थ्रू या किताबों के थ्रू मिलता है, जिसको पढ़ करके ही हम ज्ञान को ग्रैस्प करते हैं या ग्रहण करते हैं। और सैद्धांतिक या व्यवहारिक सैद्धांतिक से व्यवहारिक में हम तभी आएंगे जब उस चीज़ को हम करेंगे, और वो चीज़ तभी पॉसिबल है जब हमको ज्ञान होगा या हम उस चीज़ के बारे में जानते रहेंगे। बिना किसी चीज़ को जाने डायरेक्ट अगर हम किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है उसका बैड इम्पैक्ट पड़े या उसका प्रॉपर हमको आंसर या उसका रिस्पॉन्स ना मिले। इसलिए सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ लोगों के साथ आचरण, व्यवहार, उठना बैठना, चलना फिरना, क्योंकि आज के परिवेश में जब से आपका कोरोना आया, कोरोना के साथ साथ 2 साल की जो हमारी शिक्षा की स्थिति थी वो पूरी तरह से बदल चुकी है। एक तरफ तो हमें डिजिटल की तरफ जाना भी है, क्योंकि आगे के समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी का ही डिमांड है, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षा के लिए आपका जो शारीरिक ज्ञान और उसके साथ साथ जो बच्चे स्कूल में आते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि डिजिटल माध्यम से बच्चे पढ़ तो सकते हैं, लेकिन वो सभी तरीके या वो सभी जो हमारे नैतिक मूल्य हैं या नैतिक ज्ञान है वो नहीं ग्रहण कर सकते हैं कि किस तरह से टीचर से हमें व्यवहार करना है, किस तरह से कक्षा में बैठना है, अपने दोस्तों के साथ किस तरह से बातचीत करना है, या अपने छोटे भाई बहनों के साथ किस तरह से हमें परिवेश में रहना है। तो वो सभी चीज़ें तभी संभव हो सकती है जब बच्चा स्कूल में आएगा, क्योंकि आज के समय में डिजिटल भी पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन भी हो रही है और ऑफलाइन भी हो रही है। लेकिन ऑनलाइन में हम ये नहीं देख पाते हैं कि बच्चा कितना समझा, कितना उस चीज़ को ग्रहण किया और उस चीज़ को कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और आपका जो बच्चों का फिज़िकली जो आपका नॉलेज होता है या फिज़िकली जो ज्ञान होता है वो बच्चा स्कूल में ही आकर के कर सकता है, क्योंकि वो टीचर से इंटरेक्ट करता है टाइम टू टाइम। टीचर भी उसके रिस्पॉन्ड को देखता है, क्या उसका इम्प्रूवमेंट है क्या नहीं है। उसके साथ साथ बच्चे को जो पढ़ाया गया वो उस काम को कर रहा है कि नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी है। एक या डर से करे या अपने समझ से करे, लेकिन एक बच्चे में जो संतुलित आचरण है या जो संतुलित ज्ञान है वो उसी के द्वारा ही संभव हो सकता है, क्योंकि जब वो उस चीज़ को करेगा तभी उसको समझ में आएगा कि हमको वो समझ में आया या नहीं आया। और हाँ सर, मैडम जो कि दूसरा सवाल है हमारा कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, इन दोनों में क्या अंतर है। दूसरी बात है कि क्या हमको यूपी बोर्ड के द्वारा जो मुकाम पहुंचना चाहता है बच्चा वो पहुंच पाएगा, और जो कि सीबीएसई बोर्ड आपके स्कूल से निकला हुआ स्टूडेंट तुरंत पास हो जाता है कहीं भी एग्जामिनेशन, पीएमटी, सीपीएमटी, सीपीयूटी, लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चे वो नहीं पहुंच पाते। तो इन दोनों में क्या अंतर है और इसमें क्या सुधार चाहिए। सर देखिए, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यदि बच्चा नॉलेजेबल है तो किसी भी कंपटीशन को कहीं पर भी क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन आपका जो सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड जो है आपका वो सेंट्रलाइज स्कूल माना जाता है, जिसमें कि आपका पूरे स्टेट से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बुक्स में पूरी दी हुई होती हैं, और यूपी बोर्ड में भी सर रहती हैं। लेकिन बच्चे का जो परिवेश होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मध्यम परिवार से होता है या निम्न परिवार से होता है, जिससे उसको बहुत सी फैसिलिटीज़ या बहुत सी जो सुविधाएँ वो नहीं मिल पाती हैं। तो जो बच्चा पढ़ने में तेज़ है तो वो किसी भी तरह से स्कॉलरशिप के थ्रू या किसी के द्वारा अगर आगे बढ़ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हुए भी नहीं पढ़ पाते हैं और उनको उतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती है। और इसके साथ साथ सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई के साथ साथ उनको कंपटीशन के लिए जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ये सब भी आपके टाइम टू टाइम प्रिपेयर कराए जाते हैं। उसके साथ साथ देखा जाता है कि कंपटीशन में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, उस चीज़ से बच्चे को भी ज्ञात करवाया जाता है, ताकि बच्चे में सामंजस्य स्थापित रहे और वो किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई कर सके और आगे के लिए अपना कर सके क्वालिफाई। ये चीज़ जैसे कि मैडम आपने बताया कि यूपी बोर्ड का बच्चा भी अगर उसके अंदर वो एबिलिटीपन है, बौद्धिक क्षमता है और ये चीज़ें तो बढ़ सकता है, लेकिन एक जगह आके यूपी बोर्ड का बच्चा जो थोड़ा सा डाउनफॉल हो जाता है वो है लैंग्वेज। अब आपके स्कूल में जैसे मैंने इंटरव्यू किया तो यहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम चेंज है। यूपी बोर्ड की अगर प्राथमिक पाठशाला को देखा जाए तो वहाँ का और यहाँ का अंतर है, तो ये डिसिप्लिन जो है वहाँ पे तो है नहीं। दूसरा कि अगर वहाँ पे सारी शिक्षा का जो विकास होता है, पढ़ाई होती है वो हिंदी मीडियम से होती है, लेकिन आज के जो भी कंपटीशन है उसमें लिखा रहता है कि अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो इंग्लिश वर्जन मान किया जाएगा, हिंदी नहीं। तो यहाँ पे क्या ये नहीं लगता कि लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा कारण है जो कि यूपी बोर्ड नहीं दे पाता और जो कि यहाँ से जो भी सेंट्रलाइज स्कूल है सेंट्रल के वो दे देते हैं। क्योंकि सर यूपी बोर्ड में इंग्लिश को
मतलब स्टार्टिंग से उतना हाईलाइटेड नहीं किया जाता है या उस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। लेकिन आपका जो सीबीएसई बोर्ड होता है वो नर्सरी से ही बच्चे को इंग्लिश में स्पीकिंग करना और इंग्लिश में लिखना पढ़ना सब कुछ सिखाया जाता है। उसके साथ साथ टाइम टू टाइम उनके पेरेंट्स को भी बुला करके पेरेंट्स मीटिंग में बताया जाता है कि बच्चे में इस चीज़ का इम्प्रूव कराइए। तो धीरे धीरे उस तरह का वो वातावरण बनता रहता है जिसकी वजह से बच्चा भी उस चीज़ को समझने लगता है और उस माहौल में वो ढलने भी लगता है ना सर। ये सब और ये कह रहा था मैम कि जो कि आपका हम लोग का जो स्कूल है अमर मेमोरियल, ये को एजुकेशन है, बच्चे और बच्चियां साथ में पढ़ती हैं। तो क्या बच्चियों को जो कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण और इस तरीके की, तो उसमें आप क्या फैसिलिटीज़ देती हैं लड़कियों को, बालिकाओं को? इसमें सर टाइम टू टाइम हम लोग बीच बीच में मीटिंग कराते हैं जिसमें नारी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है या किस तरह की समस्या होने पर कौन सा हेल्पलाइन आपको लेना है, इन सब चीज़ों का हम लोग टाइम टू टाइम मीटिंग कराते रहते हैं। उसके साथ साथ उन लोगों को स्वरोजगार के लिए भी थोड़ा सा प्रेरित करते हैं। जैसे आपका सिलाई कढ़ाई से रिलेटेड हो गया या फिर कुछ क्राफ्ट वर्क रिलेटेड हो गया, ताकि बच्चे अपने को पढ़ाई के साथ साथ उसको भी समायोजित करके अपने परिवार में और समाज में या कुछ उस तरह का एक्टिविटीज़ वगैरह होता है जिसमें कि बच्चे को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो थोड़ा सा ग्रूमिंग या साज सज्जा की जो चीज़ें होती हैं उसको भी सीख सके और आगे बढ़ सके। और वुमेंस हेल्पलाइन से रिलेटेड जो भी उनको प्रॉब्लम होती है, टाइम टू टाइम हमारे स्कूल में वुमेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए थाने से कांस्टेबल वगैरह भी आते हैं और अपना जो भी उनको बताना होता है उनके प्रोटेक्शन के लिए वो लोग बताते रहते हैं। और जो भी बच्चों से रिलेटेड प्रोग्राम होता है, गर्ल्स से रिलेटेड, वो सब चीज़ें भी हम लोग टाइम टू टाइम कराते रहते हैं। ठीक है मैडम जी, ये कि आपका जो विद्यालय में जो टीचर्स हैं उनकी एबिलिटीज़ क्या है, उनकी अर्हता क्या है, कि मतलब क्या क्वालिफ़िकेशन पे आपने नियुक्त किया है, कितनी लंबी उनका इंटरव्यू लेने के बाद यहाँ पे किया हुआ है? इसमें सर सबसे पहले देखिए टीचर्स का जो प्रोसेस है उसके लिए सबसे पहले उनको फॉर्म फिलअप करना होता है और उनका एक रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद उसमें वो अगर क्वालिफाइड है तो उसके साथ साथ हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कराते हैं, क्लास में जाके वो बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका पढ़ाने का प्रक्रिया क्या है, वो किस तरह से बच्चों को अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, बच्चे उनके बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, उन सब चीज़ों को जब वो प्रॉपर कर लेते हैं उसके बाद कमेटी जो होती है, मैनेजमेंट कमेटी होती है, उनसे कुछ क्वेश्चंस इंटरव्यू वगैरह लेती है, क्वेश्चन पुटअप करती है। उस क्राइटेरिया को अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो फिर उनको नियुक्त किया जाता है। और यहाँ पर सभी लोग स्नातकोत्तर और बीएड, इतना हम लोगों का क्राइटेरिया होता है, वो चीज़ें रहता है। और उसके साथ साथ हम लोग छोटे बच्चों के क्लासेस के लिए 2-2 टीचर्स रखते हैं ताकि उनका केयर हो सके। ठीक है सर, ये सब चीज़ें। मैम कि जो फैकल्टीज़ हमारी है, जैसे कि 10 शुरू करें 10+2, तो फैकल्टीज़ में जो है हमारे क्या क्या सुविधाएं हैं, लैब में हमारी क्या क्या सुविधाएं हैं, कोई व्यक्ति जो है अमर मेमोरियल सेंट जॉर्ज प्रिपरेटरी स्कूल में क्यों पढ़े, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या हम दे देते छोटे बच्चे जो प्री नर्सरी के होते हैं, वो बड़े ही बहुत मेहनत लगती है उन सब बच्चों के, तो वो क्या उसमें करते हैं? उसमें सर देखिए डिजिटल क्लासरूम तो आज के समय में सभी जगह है, तो डिजिटल क्लासरूम में तो सर वो तो हम लोग बच्चों को दिखाते ही हैं। उसके साथ साथ जो टीचर्स होती हैं बच्चों को जब राइम्स या कविता करवाती है तो उसको गा करके नाच करके बच्चों को अपने साथ ले करके वातावरण में फील्ड में ले जाती हैं, उस चीज़ को करवाती है। उसके साथ साथ बच्चों को उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करवाती हैं, उस चीज़ को पहचानवाती हैं कि ये देखो ये पेड़ है, पेड़ का कलर क्या है, उसमें कौन सी फूल लगती है, मतलब रियल चीज़ से उनको रिकॉग्नाइज़ कराया जाता है। और उसके साथ साथ बच्चों को खेलने के लिए अलग से उनके लिए एक अलग क्लासरूम है छोटे बच्चों के लिए। बच्चों को जो दैनिक चीज़ों की जो चीज़ें होती हैं उसको उनको दिखा करके उनसे खुद उस चीज़ को एक्टिविटी को कराया जाता है, पूछा जाता है ताकि बच्चे उससे रियल रूबरू हो सके और उसके बारे में जान सके। अगर हम उस चीज़ को 10 बच्चों से एक ही चीज़ को कराएंगे तो बच्चे के दिमाग में आ जाएगा और उस चीज़ को ऑटोमेटिकली अपने घर पे जाकर कहेगा मम्मी ये ओनियन है, ये टमाटो है, या ये रेड कलर का है, या फिर इससे ये चीज़ें होती हैं। तो बच्चे को उससे नॉलेज भी होता है, उसके साथ साथ कलर का भी
कॉन्सेप्ट का नॉलेज होता है, शेप का भी होता है, और जो हमारा दैनिक चीज़ें की ज़रूरत की सामान है उनके बारे में भी ज्ञान होता है, और जो हमारे नेचुरल चीज़ें हैं उसके बारे में भी उनको जानकारी होती है। ठीक। मैम, लास्ट सवाल, जो कि आपका समय काफ़ी कीमती है। अभी अभी हम लोग के स्कूल का जो है एनुअल फंक्शन हुआ है 35वां, तो उसके विषय में थोड़ा सा बताएं कि ये कौन सा जो है वार्षिक उत्सव था, और इसमें विशेष तौर से क्या उद्देश्य अगले साल के लिए लिया आपने? सर, हमारा इस साल जो हम लोगों ने वार्षिक उत्सव सेलिब्रेट किया वो 35वां वार्षिक उत्सव था, जिसके चीफ गेस्ट जो मुख्य अतिथि थे वो संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय के प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी थे, जो कि वैदिक संकाय के डीन थे। ठीक है सर। और हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि सभी बच्चे, जो कि ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे पढ़ने में ही बहुत तेज़ होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं खेल कूद में आगे होते हैं, कुछ बच्चे नृत्य में गाने में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे प्ले में या नाटक करने में अच्छे होते हैं। तो इससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जिसमें कि उनका नैतिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह का विकास हो। तो इसलिए हम लोग इन सब चीज़ों को कराते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो आसपास के पेरेंट्स लोग हैं वो भी आकर के सांस्कृतिक प्रोग्राम को देखते हैं, तो बच्चों में इससे उत्साह तो बढ़ता है। उसके साथ साथ बच्चों में एक हर चीज़ में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए उन सब चीज़ों में अग्रणी होते हैं, तो उनसे उनके में कॉन्फिडेंस लेवल आता है। तो वो पढ़ाई के साथ साथ उन सब चीज़ों को करते हैं, तो उनके लिए आगे के लिए अच्छा होता है ना सर। और उसके साथ साथ हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कराते हैं, उसमें भी बच्चे अपना पुरस्कार वगैरह प्राप्त करते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग पढ़ाई के लिए जो बच्चे वार्षिकी जो परीक्षा होती है उसमें जो बच्चों का प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आता है, उन सब चीज़ों को बच्चों को प्राइज़ वगैरह और सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे बच्चे प्रोत्साहित होते हैं। एक दूसरे का देख करके दूसरे बच्चे भी उत्सुक होते हैं और वो भी सोचते हैं कि हम आगे के लिए अच्छा पढ़ें, अच्छा करें। तो उससे उस तरह का माहौल भी बनता है और बच्चों में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आता है सर, इसलिए ये सब चीज़ें किया जाता है। अभी आप देख रहे थे लाइव न्यूज़ अभी तक, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी अभिजीत तिवारी के साथ। जैसा कि हम लोग का ये